में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 के सारे क्वेश्चनों को बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैनल के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम मौर्य साम्राज्य, जैसे हम मौर्य साम्राज्य के सारे क्वेश्चनों को, इससे आने वाले सारे शासक और इससे संबंधित सभी चीज़ों को हम आसानी से हल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इसका उदय कैसे हुआ, प्रशासन किस टाइप का हुआ और पतन कैसे हुआ, इन सभी के कारणों का भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपका भी आगामी परीक्षा आने वाली है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप मौर्य साम्राज्य से किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके माइंड या पेपर में आता है तो आप आराम से उसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एग्ज़ाम में जब, यानी ख़ास तौर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड जैसे एग्ज़ाम हो, तो हम कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करेंगे। हम जब उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि मेरा क्वेश्चन का लेवल हल्का अलग हो जाता है और जो इंटरव्यूअर जो चेक करने कॉपी की चेक करने वाला होता है वो भी देखता है कि हाँ चलो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जैसे ही इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, यदि इंट्रोडक्शन सही सूटेबल ढंग से लिखा हुआ है तो वो बंदा ज़्यादा आगे तक भी नहीं पढ़ेगा, वो बहुत ही कम पढ़ेगा और डायरेक्ट सही मार देगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यह भारत का पहला विशाल और सशक्त साम्राज्य था, मतलब बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत और दक्कन के बड़े भाग को एक राजनीतिक इकाई में संगठित किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। यानी कब किया था, तो 322 ईसा पूर्व में। इस साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक एकता स्थापित की, बल्कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य का अध्ययन हमें यह समझाने में सहायता करता है कि प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था कैसे विकसित हुआ था। तो चलिए हम इनका उदय का कारण पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। तो हम देख लो दोस्तों, हम जो रेड पेन से लिखें आप उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जो हम ब्लू से लिखें आप उसको ब्लू से लिख सकते हैं, ताकि हेडिंग बने और उसका फिर आंसर बने। मौर्य साम्राज्य के उदय के कारण। मौर्य साम्राज्य का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। मतलब कहा जा रहा है कि मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो उदय जो हुआ या उत्पन्न जो हुआ या मतलब जन्म जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था और आर्थिक भी था। क्या क्या था, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मगध की भौगोलिक स्थिति। अब ये पॉइंट आ गया दोस्तों, तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की स्थिति बहुत ही अनुकूल थी। यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित था। कौन, मगध जो था वो कहाँ पे स्थित था, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित था। जहाँ कृषि का अच्छा विकास हुआ, वहाँ कृषि बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। नदियों ने यातायात और व्यापार को भी आसान बना दिया, और जब नदी वहाँ था तो क्या होता था, वहाँ से व्यापार भी बहुत आसान नाव के द्वारा होता था। दूसरा है नंद वंश की कमजोरी, यानी नंद शासक जो था अत्यंत कठोर और अलोकप्रिय था, मतलब बहुत ही खतरनाक था। जनता उन पर भारी करों के कारण नाराज थी। जनता उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब जनता जो है उन पर, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज था। क्यों, क्योंकि वो जो शासक था वो जनता पे बहुत ज़्यादा कर लगा देता था, फसल भी नहीं होता था और कर को बढ़ा देता था, जिस कारण जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थी। इसी असंतोष का लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। अरे यही सब पॉइंट क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने फायदा उठाया। तीसरा जो हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल, साहसी और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने सैनिक संगठन को मजबूत किया और एक विशाल सेना तैयार किया। चौथा है चाणक्य, यानी कौटिल्य, जिसका नाम हम कह सकते हैं। चाणक्य की भूमिका। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के वास्तविक निर्माता माने जाते हैं। उनकी रचना अर्थशास्त्र में राज्य प्रशासन, कर व्यवस्था और कूटनीति का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो लीडर था वो कौन था, तो चाणक्य ही था। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है यूनानी आक्रमणों का प्रभाव, यानी सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिरता फैल गई। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासकों को वहां से हटा दिया था। अब हम ये सब भी जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार उसको हटाया और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में लोगों के बीच आया और शासक बनने का कोशिश किया।
अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य आखिर फैला कैसे। तो सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, 322 में अपना साम्राज्य बनाया और 298 यहाँ से देखो ईसा पूर्व, मतलब यहाँ गिनती उल्टी चल रही है, वर्ष जो है उल्टा चल रहा है, उसके बाद फिर सीधा चलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब इसको बनाया था, 322 ईसा पूर्व में, और कब तक रहा, 298 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा वंश का अंत किया, नंद वंश को अंत किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। ये क्या किया, जो यूनान का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर को हराया और उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य को बना दिया। उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी से 273 ईस्वी तक रहा, ईसा पूर्व तक रहा। साम्राज्य को दक्कन तथा विस्तारित किया, दक्षिण भारत से अच्छे संबंध भी बनाए। उसके बाद इसका बेटा आया अशोक। अशोक 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल चला। इसने क्या क्या किया, तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, कलिंग युद्ध जब कलिंग युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो अशोक जब वहाँ पे गया तो बहुत सारे लाशें गिरे हुए थे, खून की दरिया बह रही थी। तो अशोक ने जब ये चीज़ देखा तो उसके दिल पूरा तड़प गया। तब से वो क्या किया कि युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति से रहने लगा, अहिंसा और धर्म नीति का भी प्रचार करने लगा। अब मौर्य प्रशासन की व्यवस्था, अब देखते हैं इसका व्यवस्था कैसे थी। तो मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत की सबसे संगठित शासन व्यवस्था मानी जाती है। पहला पॉइंट, केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च शासक होता था। यानी मौर्य साम्राज्य का जो व्यवस्था थी क्या था, तो राजा जो था वो केंद्रीय प्रशासन में राजा जो था वो सर्वोच्च शासक होता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, उसको मदद करने के लिए मंत्री परिषद होता था। सम्राट राज्य का संरक्षण और न्यायाधीश भी होता था। दूसरा, प्रांतीय प्रशासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था, यानी जितने भी बड़ा साम्राज्य था उसको खंडों में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक प्रांत का शासक कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। यानी हर प्रांत का जो शासक था उसको कुमार के नाम से जाना जाता था या आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब जिला और ग्राम का प्रशासन, आखिर जिला और ग्राम को किस प्रकार बांटा गया था, तो जिलों का प्रमुख स्थानिक कहलाता था। यानी जिलों का जो प्रमुख होता था उसे स्थानिक कहते थे, और गाँवों का जो प्रशासन ग्रामीण के हाथ में होता था, और गाँवों का जो प्रशासन जो होता था वो ग्रामीण के हाथ में होता था। अब सेना व्यवस्था में इसका क्या विचार था, तो मौर्य सेना अत्यंत विशाल थी। मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत ही विशाल, बहुत ही मजबूत थी। इसमें पैदल सेना थी, घुड़सवार भी था, हाथी से भी था और रथ से भी था शामिल था। ये न्याय व्यवस्था भी यहाँ क्या होता है, तो न्याय व्यवस्था यहाँ के लिए बहुत कठोर था, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती थी। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय था वहाँ का, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कृषि जो था मुख्य व्यवसाय था। यह राज्य किसानों से कर वसूलता था, ठीक है, किसानों से क्या करता था, कर वसूलता था। दूसरा, कर प्रणाली, कर प्रणाली किस टाइप से किससे लिया जाता था, तो कर प्रणाली भूमि कर से लिया जाता था, व्यापार से लिया जाता था और जल से लिया जाता था। अब आता है व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग में क्या होता था कि व्यापार मार्ग सुरक्षित थे, ठीक है, व्यापारिक जो मार्ग जो व्यापार करते थे बहुत ही सुरक्षित ढंग से था, क्योंकि उसी से तो उसको कर मिल रहा है। राज्य व्यापार को संरक्षण देता था, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से मतलब पहुंचाने का मतलब संरक्षण देता था ताकि हमको भी अच्छे से टैक्स मिल सके। अब आप देखते हैं अशोक की धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति यानी अशोक धम्म नीति क्यों अपनाई, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, मैंने आगे भी आपको बताया कि अशोक जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक जब वहाँ गया तो खूनों की बाढ़ बह रही थी, तो अशोक जब देखा तो उसका दिल तड़प गया, इसीलिए उसने युद्ध को ही त्याग दिया और धर्म नीति अपना लिया, ठीक है। इसमें अहिंसा था, धार्मिक सहिष्णुता था, माता पिता और गुरु का सम्मान था, प्रजा कल्याण था, ये सब इनका धर्म नीति था। अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उनका कारण हम जानने का प्रयास करते हैं। अशोक के बाद कमजोर शासक बच गया, कोई उतना मजबूत शासक नहीं था। अशोक के उत्तराधिकारी शक्तिशाली नहीं थी। अशोक के उत्तराधिकारी जो अशोक के बाद जो शासक है वो उतना भी मजबूत नहीं था। इसका जो विशाल साम्राज्य था जिस कारण क्या हुआ कि इसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था, कठिन था। उसके बाद आर्थिक संकट क्या हुआ कि धर्म नीति और विशाल सेना के पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, जिस कारण क्या हुआ कि इसका आर्थिक संकट भी प्रॉब्लम में आ गया। उसके बाद आता है प्रांतीय विरोध। क्या होता है, प्रांतों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ गई। अब जिस जिस प्रांतों को बांटा था अशोक अपने राज्यों में, वो क्या करने लगा, कुमार या आर्यपुत्र सब अपने आप में स्वतंत्र होने के लिए उनका बात नहीं मानने लगा, सब अपने आप से अलग होने लगा,
ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ बाहरी आक्रमण भी हुआ, जिस कारण यूनान आक्रमण ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। अब देखिए, ये तो हो गया मेरा फुल डिटेल्स, लेकिन इसमें डिटेल्स देने से बहुत हमको नंबर मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम निष्कर्ष लिख दें तो हमको 2 या 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो चलो निष्कर्ष में हम क्या लिखा जाता है सो पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष में ज़्यादा नंबर नहीं, 5-6 लाइन लिख देंगे वो काफ़ी है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत रखे। यद्यपि आंतरिक और बाहरी कारणों से इसका पतन हुआ, फिर भी